हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए लगातार मेहनत करते रहें। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 18वीं वीडियो है। इससे पहले 17 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट ए टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। गर्मी हस्तांतरण का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफ़र का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, डिफ्यूज़न भी हीट ट्रांसफ़र का एक टाइप होता है, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। लेकिन रिफ्लेक्शन जो है ये हीट ट्रांसफ़र का टाइप नहीं है। ये जो वेव होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनकी डायरेक्शन में चेंज को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मार्च एवरी डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम्स। डैश का उपयोग आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है आइसक्रीम में? तो जिलेटिन का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम में। और जिलेटिन जो है ये आइसक्रीम को एक सॉफ्ट टेक्सचर प्रदान करता है और फ्रेश अपीयरेंस ये जो है आइसक्रीम को प्रदान करता है। इसी वजह से जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम्स को बनाने में। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक इज। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनका मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो वो होता है कार्बोनेटेड वाटर। इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोनेटेड वाटर होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉन एज। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किस नाम से जानी जाती है? तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जाना जाता है लॉलीवुड के नाम से। किस नाम से? लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो म्यांमार कंट्री है, म्यांमार कंट्री के साथ जो है भारत के कितने स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 4 स्टेट करते हैं। और कंप्लीटली कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 1643 किलोमीटर की। कितनी? 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश करता है 520 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर। नेक्स्ट नंबर आता है नागालैंड का। नागालैंड 215 किलोमीटर। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर 398 किलोमीटर। 398 किलोमीटर। और नेक्स्ट है मिज़ोरम। ये करता है 510 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से असम जो है, असम म्यांमार के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं करता है। बाकी मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर, और इसके साथ क्या आ जाएगा? एक अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिलेटेड टू विच हैविंग यूनिक जियोग्राफिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज। भौगोलिक संकेत सदियों से अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास वाले किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये संबंधित होता है प्रोडक्ट्स से। वे प्रोडक्ट्स जिनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जियोग्राफिक ओरिजिन होता है और इनका जो यूनिक इवोल्यूशन होता है, जो सदियों में जाकर के होता है, तो उनको दिया जाता है भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग। तो ये रिलेटेड है प्रोडक्ट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेटिनॉल संबंधित होता है विटामिन ए से। विटामिन ए का ही नाम क्या है? रेटिनॉल है। अब देखिए इसमें विटामिन बी दिया गया है, इसका क्या नाम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी कई सारे होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, 4 नहीं होता है। इसके बाद विटामिन B5, B6, B7 और B9 भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके जो नाम होते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए B1 होता है थायमिन। B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। B3 को कहा जाता है निएसिन और B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है B5 को। B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटीन। B7 को कहा जाता है बायोटीन और B9 को कहा जाता है फोलेट। क्या कहा जाता है? फोलेट। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी देखिए, एक तो होता है डी, मैं इधर लिख देती हूँ, एक होता है D3, एक होता है D2। D3 को क्या कहा जाता है? D3 को कहा जाता है कोलीकैल्सीफेरोल। D2 को कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरोल। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि रेटिनॉल का पूछा है तो ऐसे ही विटामिन बी का भी पूछ सकता है, विटामिन डी का भी पूछ सकता है और विटामिन ई का भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लीप एपनिया इज रिलेटेड टू विच वाइल स्लीपिंग। स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति सोते समय वॉकिंग करता है, कुछ लोग नींद में ही चलने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है स्लीप वॉकिंग। तो इसे कहा जाता है सोमनैम्बुलिज्म। और कुछ लोग सोते वक्त क्या है, बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है पैरासोम्निया। और जो लोग सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, जैसे कि जो स्नोरिंग करते हैं, उनको कहा जाता है स्लीप एपनिया। क्या कहा जाता है? स्लीप एपनिया। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का क्वथनांक इसमें बताना है कितना होता है। फ़ारेनहाइट में दिया है। फ़ारेनहाइट में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा। तो इसमें पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पूछा है, तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 10 इज़। विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विंडोज़ 10 है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर
डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज समुद्र के पानी के विलवणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्र के पानी के विलवणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है वो होती है डिस्टिलेशन। क्या होती है? डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये उपयोग में लाई जाती है, और इसमें किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड मिक्सचर से बॉइलिंग और कंडेंसेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। किसके थ्रू? बॉइलिंग और कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है दोनों को, लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। इकोकार्डियोग्राम किससे अधिक निकटता से संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है ये संबंधित है डॉपलर इफेक्ट से। किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से जो है इकोकार्डियोग्राम रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस फरवरी को मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 3 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है कब? 3 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस मनाया जाता है कब? 5 फरवरी को। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू इन ए स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज। एक मानक व्यक्तिगत कंप्यूटर में प्रारंभ मेन्यू क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टार्ट मेन्यू होता है किसी भी स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में, उसे कहा जाता है ए सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स। क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स। ऑप्शंस और कमांड्स का एक सेट होता है जो स्टार्ट मेन्यू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज द थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो तीसरे मुगल सम्राट थे वो थे अकबर। अब देखिए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो सबसे पहला बाबर हो गया। दूसरे नंबर पे हुमायूं। नेक्स्ट अकबर, उसके बाद आता है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद आता है औरंगजेब। तो याद रखिएगा, ये जो है ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो तीसरे नंबर के जो सम्राट थे, मुगल सम्राट, वो थे अकबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए कार डज नॉट डिपेंड ऑन। कार का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार का जो वेग होता है या वेलोसिटी होती है वो स्पीडोमीटर पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी चेंज इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में चेंज होती है उस पर निर्भर करती है। स्पीड में अगर चेंज होगा तो उस पर भी निर्भर करती है। चेंज इन एक्सीलरेशन जो है ये भी, इस पर भी जो कार की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा, इसमें स्पीडोमीटर का कोई रोल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंशियंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वाज रिटन इन डैश। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति को लिखा है ऋषि मनु ने। ऋषि मनु के द्वारा जो है ये दस्तावेज लिखा गया है मनुस्मृति, और इसको पहली बार किसी यूरोपियन फिलोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा पढ़ा गया था। और इसका पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसको पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और इसे मानव धर्मशास्त्र भी
कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा मानव धर्मशास्त्र किस प्राचीन भारतीय दस्तावेज को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनुस्मृति को। और ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन रॉबरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डैश इन 1925। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी ये अगस्त 1925 में घटित हुई थी, जब इंडिया के जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब ये घटना घटित हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो काकोरी और लखनऊ के बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है ये रॉबरी हुई थी। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो है ये घटना घटित हुई थी। और ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? तो अक्टूबर 1924 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किस किस के द्वारा की गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र सान्याल आदि ने जो है कानपुर में इसकी स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। गोलकुंडा किला जो है ये किसके दौरान बनवाया गया था? किस डायनेस्टी के दौरान बनवाया गया था? ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये गोलकुंडा फोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है तेलंगाना में स्थित। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। और इसको 13वीं शताब्दी में जो है काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया था। बाद में जो है इस पर कुतुब शाही राजवंश ने जो है कब्जा कर लिया था और इसे रिनोवेट करवाया था। इसीलिए माना जाता है कि जो गोलकुंडा फोर्ट है ये कुतुब शाही डायनेस्टी के दौरान जो है बनाया गया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुतुब शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज प्रोवाइडेड बाय डैश प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता कब प्रदान की गई थी? किस एक्ट के बाद जो है प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेलीज कॉमेट इज डैश ईयर्स। हेली के धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने साल है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हेलीज कॉमेट है ये पिछली बार जो है पृथ्वी के निकट देखा गया था। कब? 1986 में। और अब वैज्ञानिक जो हैं इसका जो अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये किस साल में पृथ्वी के पास देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा 2061 में। तो इसके अनुसार जो है इसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है या कक्षीय अवधि है वो मानी जा रही है 75 साल। आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स विल्किंसन्स इंग्लिश वर्जन ऑफ भागवत गीता वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। चार्ल्स विल्किंसन का अंग्रेजी संस्करण भागवत गीता पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1785 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमी देयर आर हाउ मैनी जोडियक डिविजन्स। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितने राशि विभाजन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। प्रीवियस एक जो क्वेश्चन सीरीज थी उसमें भी मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कितने जोडियक डिविजन्स होते हैं, जोडियक साइन होते हैं? तो 12 होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एरीज याद रखिएगा इनको, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जोडियक साइन नहीं है। 3 जोडियक साइन होंगे और उनमें से एक डिफरेंट होगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा इनमें से जोडियक साइन नहीं है। टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो और
लिब्रा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो और सेजिटेरस, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस और कॉप्रिकॉन, कॉप्रिकॉन, एक्वेरियस, एक्वेरियस। तो ये 12 जोडिएक साइन होते हैं। फर्स्ट वन एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरस, कॉप्रिकॉन और एक्वेरियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, these are 11s, 12, which one is missing? हाँ सॉरी, पीसेस, पीसेस, 12th इज पीसेस। याद रखिएगा ये 12 जोडिएक साइन होते हैं, तो इनको आप याद करके जाइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एस्ट्रोनॉमर हु डिस्कवर्ड प्लैनेट प्लूटो वॉज। प्लूटो ग्रह की खोज करने वाले खगोलविद कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लूटो ग्रह की खोज करने वाले जो खगोलविद थे वो थे क्लाइड टॉम्बोग। क्लाइड टॉम्बोग के द्वारा जो है प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। और कब की गई थी? तो 1930 में जो है क्लाइड टॉम्बोग के द्वारा प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ एंड टेक केयर। थैंक यू।